हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनन postulated that if we go on dividing matter पदार्थ we shall get smaller and smaller particles। इंडिया के फिलोसोफर जो महर्षि कनन थे, उन्होंने कहा कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो हमें उससे छोटे और छोटे पार्टिकल्स मिलते रहेंगे। Ultimately, a time will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उसको डिवाइड करते रहेंगे तो उससे एक पार्टिकल ऐसा होगा जिसको हम और डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इंडिया में महर्षि कनन ने ये फिलॉसफी 500 BC से पहले दी थी और उन्होंने उस पार्टिकल का नाम, जो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, उसका नाम उन्होंने परमाणु रखा। फिर उसके बाद एक और इंडियन फिलोसोफर आए, पकुदा कत्यायामा। Elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which give us various form of matter। उन्होंने महर्षि कनन का जो डॉक्ट्रिन था, मतलब मत जो था उनका, उसको डिटेल से पढ़ा, उसे इलेबोरेट किया और कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमेशा क्या एक कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। फिर उसके बाद उसी एरा में एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स, दो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स, डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, suggested the same thing as Indian philosophers। उन्होंने भी सेम वही चीज बोली जो इंडियन फिलोसोफर ने कहा था। महर्षि कनन ने क्या कहा था कि अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उससे छोटा और मतलब वो और डिवाइड नहीं होगा और हम उसे जितना डिवाइड करेंगे वो छोटे छोटे पार्टिकल हमें मिलते रहेंगे। डेमोक्रिटस ने उन पार्टिकल्स को नाम दिया एटम्स, इसलिए उन्हें इंग्लिश में हम एटम्स बोलते हैं और हिंदी में परमाणु। एटम्स का मतलब ग्रीक में होता है इनविजिबल, जो कि दिखाई ना दे। लेकिन इन सब के बाद भी क्या था, ये सब ऊपर जो भी बोला इंडिया के फिलोसोफर और ग्रीक के फिलोसोफर ने जो भी बोला, ये सब क्या थी, एक सिर्फ फिलोसफिकल कंसिडरेशन थी, मतलब उनके विचार थे सिर्फ। उन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं कर रखा था। By the end of 18th century, scientists recognized the difference between element and compound। 18th century के एंड में साइंटिस्ट ने एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस रिकॉग्नाइज कर लिया था। अब उसके बाद फिर केमिकल कंपोजिशन के दो लॉ दिए गए थे एंटोनी एल लवासियर के द्वारा। उन्होंने दो लॉ दिए। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी बोलते हैं। और इन दो लॉ के एक्सपेरिमेंट वर्क में जो उनके एक्सपेरिमेंट पार्टनर थे वो थे जोसेफ एल प्राउड। तो देखते क्या बोलता है पहला लॉ हमारा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है कि हम मास को ना ही उसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। दूसरा लॉ कहता है इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। मतलब किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी कि रेशियो, डेफिनेट रेशियो में रहते हैं। और सेकेंड लॉ के हम कुछ एग्जाम्पल, जैसे in a compound such as water the ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8 whatever the source of water is। जैसे पानी है, पानी में हमें पता है पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 रहेगा, चाहे पानी हमें किसी भी सोर्स से प्राप्त क्यों ना हो, चाहे वो पानी नदी का हो, चाहे पानी वो समुद्र का हो, चाहे वो झील का हो, चाहे हैंडपंप का हो। हमेशा अगर हमें 9 ग्राम ऑफ वाटर मिला है तो उसमें से 1 ग्राम हमेशा हाइड्रोजन और 8 ग्राम हमेशा क्या होगी, ऑक्सीजन होगी उसमें। जैसे अमोनिया का भी हमें पता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH4।
अमोनिया किससे मिलकर बनी होती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो 14:3 ही रहेगा मास से। अब ये जो 2 लॉ भी दे दिए, लेकिन उसके बाद भी एक प्रॉब्लम थी कि इसमें भी कोई अच्छे से हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा था। तो उसके बाद फिर एक और ब्रिटिश से केमिस्ट आए, ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन, जो कि इंग्लैंड के थे। इन्होंने एटॉमिक ठीक और उसके पोस्टुलेट्स हम पढ़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट भी है। उन्होंने कहा कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी थिन पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर हैं वो सब बहुत ज़्यादा एक टिनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम एटम्स बोलते हैं। एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स के हम बहुत छोटे इंडिविजुअल, मतलब उसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते एटम को, और ना ही हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और तीसरा पोस्टुलेट है उनका, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब किसी भी एटम के जो एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो हमेशा आइडेंटिकल होते हैं उसके मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में। Atoms of different elements have different masses and chemical properties. जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम होते हैं उनके अलग अलग मासेस होते हैं और उनकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जो एटम्स हैं वो एक होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होकर कंपाउंड्स को बनाते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ atoms are constant in a given compound. जो relative number and kinds of atom होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं किसी भी कंपाउंड में। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। जो किसी भी एटम की रेडियस है उसको हम मेजर करते हैं नैनोमीटर्स में, और 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर। नीचे इस चार्ट को देख लेते हैं। इसमें 10 की पावर सबसे नीचे देखो 10⁻⁻1। इसमें क्या है? कोई भी जो मैटर है, मतलब कोई भी चीज जो है वो वाटरमेलन के बराबर बड़ी होगी, और 10⁻⁻2 में कोई भी चीज आंट के बराबर की होगी, और 10⁻⁻4 में एक ग्रेन ऑफ सैंड मतलब रेत के कण के बराबर होगी। 10⁻⁻8 में मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है उसकी रेडियस 10⁻⁻8 होती है। 10⁻⁻9 रेडियस किसका होता है? एक वाटर के मॉलिक्यूल का रेडियस होता है। और 10⁻⁻10 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि 10⁻⁻1 में अगर कोई चीज वाटरमेलन के बराबर है, 10⁻⁻2 में वही चीज आंट, कोई भी चीज है वो आंट के बराबर की दिखती है। एक ही पावर में इतना डिफरेंस है, तो 10⁻⁻1 से 10⁻⁻10 में हाइड्रोजन का जो एटम होगा वो कितना छोटा होगा, आइडिया लगा सकते हैं हम सब। What are the modern day symbols of atoms or different elements? मतलब आजकल के जो हमारे मॉडर्न डे के सिंबल्स क्या हैं एलिमेंट्स के, एटम्स के या एलिमेंट्स के, हम क्या सिंबल यूज करते हैं? डाल्टन वाज फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस। मतलब सबसे पहले डाल्टन ने एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक सिंबल दें। तो उन्होंने हाइड्रोजन का पहले कुछ इस तरह से सिंबल दिया था, लेकिन उनका ये आइडिया ज़्यादा किसी को पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद बेrzelius ने एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम सिंबल्स को उनके पहले नाम, जो उनका लेटर है, उनके नाम के पहले वर्ड और उसके नाम के सेकंड लेटर से उसको डिनोट करें, उसको मतलब रिप्रेजेंट करें। तो ये वाला आइडिया जो है काम किया, जिससे जो हम आज भी फॉलो करते हैं। शुरुआत में क्या हुआ? द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड। मतलब शुरुआत में जितने भी एलिमेंट्स थे उनके नाम कैसे निकलते थे? जहाँ जिस प्लेस से वो मिलते थे उसी तरह का नाम रख देते थे। जैसे कॉपर का नाम जो है वो कॉपर इसलिए पड़ा क्योंकि वो साइप्रस नाम की जगह से मिला था। Some
सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम साइंटिफिक कलर, कुछ नेम जो है कलर्स के हिसाब से रख दिए, जैसे गोल्ड का कलर येलो था, ठीक है, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, गोल्ड। द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल एंड सेकेंड इज स्मॉल। जब भी हम किसी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा हम कैपिटल और सेकेंड हमेशा स्मॉल लिखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का हम क्या करते हैं, ए कैपिटल और एल जो है स्मॉल। अगर हम उसे दोनों कैपिटल वर्ड लिख देंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। वैसे ही कॉपर का सी कैपिटल ओ छोटा, अगर हम दोनों बड़े लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name। मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका जो नाम है उनकी फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लेटर के बाद जो लेटर है उसके बाद जो लेटर है उससे लिया गया है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का CHLORIN होता है, लेकिन हम उसका सिंबल कैसे लेते हैं, Cl, मतलब उसके सेकेंड लेटर को छोड़ के उसका फर्स्ट और थर्ड लेटर लेते हैं। वैसे ही जिंक का ZI ना लेके हम ZN से उसे डिनोट करते हैं, उसका सिंबल ZN है। Some symbols have been taken from the names of element in Latin, German और Greek। और जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल कहाँ से लिए गए हैं, लैटिन से, जर्मन से और ग्रीक से। जैसे आयरन को हम लैटिन में फेरम बोलते हैं, ठीक, इसलिए आयरन का सिंबल IR ना होके क्या है, FE। उसी तरह से सोडियम जो है, सोडियम का सिंबल Na है, क्योंकि इसका जो जर्मन में नेम है वो नेट्रियम होता है, इसलिए हमने Na लिया है। और पोटेशियम का क्या, K, इसलिए, और इसको हम ग्रीक में कैलियम बोलते हैं। Nowadays IUPAC, जिसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्रूव्स नेम्स ऑफ दीज एलिमेंट। जो IUPAC है उसने भी इन एलिमेंट्स के नेम को क्या कर दिया है, अप्रूव कर रखा है। अब बारी है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम का मास क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो किसके बेस पे प्रपोज थी, एटॉमिक मास के बेस पे। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। उनके हिसाब से जो हर एक एलिमेंट है उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? Earlier, atomic mass unit is abbreviated as AMU। पहले हम एटॉमिक मास यूनिट को AMU से डिनोट करते थे, ठीक है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट को हम AMU लिखते थे। बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन इट इज नाउ रिटन एज U। लेकिन IUPAC ने अभी लेटेस्ट में क्या बोला, उन्होंने रिकमेंड किया है कि हम इसे इस तरह से लिखें, U से। इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास।